नमस्कार दोस्तों, बात लगभग साल भर पुरानी है। संसद में मणिपुर के मसले पर लेकर एक अविश्वास प्रस्ताव आता है और उस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दल आते हैं और कांग्रेस पार्टी उसमें प्रमुखता से रहती है और इस अविश्वास प्रस्ताव को सदन में पेश करने के लिए खड़े होते हैं गौरव गोगोई। गौरव गोगोई का वो लगभग घंटे भर से ज़्यादा का भाषण, लेकिन वो भाषण जो है रातों रात सुर्खियां बटोरता है और उस भाषण के बाद गौरव गोगोई की चर्चा चारों तरफ होती है। हालांकि गौरव गोगोई की चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन ये भाषण क्यों महत्वपूर्ण था, इस बात को आप समझने के लिए अगर आप मणिपुर जाएंगे, यानी मणिपुर के मसले को समझेंगे, तो साफ साफ आपको समझ में आएगा कि गौरव गोगोई का वो भाषण क्यों इंपॉर्टेंट था। और वही गौरव गोगोई चुनाव तीसरी बार जीत के आए हैं असम से और इस बार जोरहाट से जीत के आए हैं और 3 बार के एमपी हैं। कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष उपनेता थे सदन में पिछली दफा 2019 से 2024 के बीच, लेकिन अब क्या वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी का नाम भी आ रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, और इन सवालों का जवाब लेने के लिए खुद गौरव गोगोई के साथ हम मौजूद हैं। गौरव जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आपने तीसरी बार हैट्रिक लगा ली आपने एज एन एमपी। और लेकिन ये बताइए गौरव जी कि कहा जाता है कि आपकी सीट जो थी इस बार वाली काफ़ी टफ थी, ऐसा था क्या? हाँ, क्योंकि मेरी सीट बदली गई। जो हमारे परिवार से जो लगभग 30 साल से जो सीट जो हम खेलते आ रहे हैं या लड़ते आ रहे हैं, कलियाबोर की सीट, वो इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल में उसको ऐसा तोड़ा मोड़ा कि अब वो उसकी पूरी जो परिभाषा है उस सीट की, परिसीमन है, एकदम बदल चुकी थी। वो सिर्फ मेरे ही सीट पे क्यों हुआ, भाजपा के और भी सांसद थे, उनके परिसीमन में ज़्यादा कोई फर्क आया नहीं, ज़्यादा अंतर आया नहीं, सिर्फ मेरे ही सीट में ऐसा एक बहुत बड़ा अंतर आया। चाहे आप जनसंख्या की बात करें, चाहे अब जिलों का जिस प्रकार से गठबंधन हुआ उस हिसाब से बात करें, तो मेरे लिए एक नया सीट मेरे लिए था, जिसके लिए मेरे पास सिर्फ हाथ में 30 दिन थे और वहाँ पे हमारे ज़्यादा विधायक भी नहीं हैं। लगभग 10 सीटों में 2 ही कांग्रेस के विधायक है, 1 विरोधी विधायक है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में लगभग 1 लाख वोट से कांग्रेस पार्टी हारी थी। तो एक जिम्मेवारी मेरे कंधों पर सौंपी गई कि ये कांग्रेस का एक ज़माने में ये सीट और ये इलाका कांग्रेस का एक दुर्ग होता था। आज कांग्रेस यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर हो गई है पिछले 10 सालों में। तो एक जिम्मेवारी मेरे कंधों पे सौंपी गई कि इस सीट को हमें वापस लाना है और उसी जिम्मेदारी से मैं आगे बढ़ा। लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और मैं कांग्रेस की झोली में ये सीट ला पाया। 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से आप जीत के आए और एक बहुत मुश्किल, जैसा आप बता भी रहे हैं कि क्यों तोड़ा मरोड़ा गया। मुझे याद आता है कि जब बीजेपी ने अपनी लिस्ट निकाली थी, प्रत्याशियों की लिस्ट, तो वो भी परिसीमन से पहले वाले जो वहाँ की जो सीटें थी उस हिसाब से निकाली थी, बाद में उसको उन्होंने सुधारा था। यानी कि बीजेपी के पास भी शायद इसकी जानकारी नहीं रही होगी। वो थोड़ा क्लेरिकल एरर मुझे लगता है कि हर दल में कभी कभी सीटों के लिस्ट प्रकाशित होने पर क्लरिकल एरर होती है, लेकिन जो परिसीमन, जो पूरा डिलिमिटेशन असम में हुआ, बस एक लोकसभा चुनाव से बस 6-7 महीने पहले होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को भी ये सोचना चाहिए था। क्योंकि जो पूरी जो सीमा बनी, जिस तरीके से सीमा बनी, वो साफ साफ लगता था कि वो सिर्फ एक विशेष राजनीतिक दल को मुनाफा देने के लिए बनाया गया था और लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले इतना बड़ा एक परिवर्तन लाना मेरे ख्याल से उचित नहीं था। लेकिन हमने कई उदाहरण देखे इस निर्वाचन में कि किस प्रकार से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जो एक पारदर्शी उनकी भूमिका होनी चाहिए थी नहीं अपनाई और एक विशेष दल के एक अंक के हिसाब से उन्होंने काम किया। चुनाव आयोग की आप बात कर रहे हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, लगातार सुर्खियों में रहा है। एक तो चुनाव की इतनी लंबी गतिविधि चली उस हिसाब से भी, और इतनी गर्मी में। मुझे याद है कि आखिरी चुनाव के बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, तो कहा गया था कि हमको इस बार एक इल्म हुआ, पता चला कि इस समय गर्मी रहती है, जबकि ये पता है, सबको पता है कि गर्मी का मौसम होता है।
लेकिन कितनी परेशानियां आप लोगों को आई? एक कैंडिडेट होने के नाते डोर टू डोर कैंपेन आपने काफी किया है, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं, गर्मी तो बहुत थी। देखिए, निर्वाचन आयोग पर मैं संक्षेप में बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लोकसभा के नतीजों के साथ बहुत लोग मीडिया पर टिप्पणी उठा रहे हैं, बहुत लोग सरकार की नीतियों पर टिप्पणी उठा रहे हैं, बहुत लोग विपक्षी दल और वहाँ पे पुनर्जीवन जीवित होना उस पर अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भी आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इतने सालों तक इलेक्टोरल बॉन्ड का समर्थन किया, जिस स्कीम को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग को इस पर पहले ही गौर करने की आवश्यकता थी। हमने महाराष्ट्र में देखा कि किस प्रकार से एनसीपी और शिवसेना, आज के तारीख में हमको पता है कि वास्तविक एनसीपी के कार्यकर्ता किसके साथ हैं, वास्तविक शिवसेना संगठन किसके साथ है। लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष राय उन्होंने उस संदर्भ में भी नहीं दिया। हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन अकाउंट्स बंद कर दिए ताकि हम इलेक्शन प्रचार न कर पाए, इनकम टैक्स को लगाकर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुझे लगता था इस पर भी उनको संज्ञान लेना चाहिए था, पर नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी से कितने आपत्तिजनक बातें निकले कि जब वो एक विशेष समुदाय की जनसंख्या पर बात करते थे, उस पर भी कोई बात नहीं आई। पूरा 2 महीने मीडिया की सुर्खियों में जिस प्रकार से कुछ टीवी चैनल्स के एंकरों ने, पत्रकारों ने ऐसा जहर घोला अपने बातों पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुप रहा। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। ईवीएम पर चर्चा करना ही नहीं चाहते जी। विपक्षी दलों ने कितने बार उनके साथ ईवीएम पर चर्चा करने की ख्वाहिश जताई। मैंने खुद अपने लोकसभा क्षेत्र में देखा कि पोलिंग से पहले कितने ईवीएम खराब हुए, पोलिंग के दिन कितने ईवीएम खराब हुए, काउंटिंग के दिन कितने ईवीएम खराब हुए। पोलिंग के दिन दिखाते हैं कि 700 मतदाताओं ने वोट दिया, काउंटिंग के दिन दिखाता है कि नहीं 720 मतदाताओं ने वोट दिया। ये 20 का अंतर कहां से आया? कभी काउंटिंग यूनिट खराब, कभी बैलेट यूनिट खराब, कभी गलत डेट दिखा रहा है, कभी गलत टाइम दिखा रहा है, पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकते कैसे खराब हुआ। मैं तो चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे निर्वाचन में कितने ईवीएम खराब निकले, कितनों का पार्ट कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट खराब निकला, कितनों में गलत वोट पड़े, ये जानकारी हम उनको मिली है, कितने ईवीएम ने गलत टाइम, गलत डेट, गलत काउंटिंग, गलत रिजल्ट दिखाया, उसकी जानकारी दे। और तब साफ की साफ ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों हमें ईवीएम पर आज भी एक महत्वपूर्ण चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला आया है, जब मुंबई नॉर्थ वेस्ट का मामला, 48 सीटों से शिंदे गुट का, शिवसेना की जो कैंडिडेट है वो रविंद्र वायनर, वो जीत जाते हैं। और उसके बाद ये कहा जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वंदना सूर्यवंशी जो वहाँ के आरओ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यहाँ कोई ओटीपी का इस्तेमाल नहीं हुआ, ईवीएम ओटीपी से जुड़ा नहीं होता है। हम जब पता कर रहे थे, देख रहे थे, तो एक्चुअली वो मामला पोस्टल बैलेट का है और पोस्टल बैलेट को इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिकली जब आप रखते हैं तो उसमें ओटीपी की जरूरत होती है उसे ओपन करने के लिए। ये मामला मैं चाहता हूं कि जरा इसको और एक्सप्लेन कीजिए, और ये जन जन तक पहुंचाने की बात है, क्योंकि अभी तक ये कहा जाता है कि ईवीएम जो है वो नहीं जुड़ा। ईवीएम किनारे रखिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली आप जिस चीज को एक डॉकेट के रूप में रख रहे हैं और उसको ओपन कर रहे हैं, तो ये बात तो जन जन तक पहुंचना चाहिए ना गौरव जी। नहीं, बेशक। और मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आरओ क्यों अपनी बात रख रहा है? बात तो सीओ को रखनी चाहिए, क्योंकि आरओ तो उनको एक इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब तक है तब तक वे एक आरओ है। उसके बाद तो जो सीईओ उसको अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो एक जूनियर पदाधिकारी को ये स्पष्टता रखना, इसी में मुझे बहुत संदेह से मैं देखता हूँ। और इसमें मैं, जैसे कि मैंने कहा, चाहे ईवीएम हो चाहे पोस्टल हो, दोनों में मशीन हुई है, दोनों में खराबी हुई। मैं खुद अपने निर्वाचन में देखा है कि काउंटिंग चल रहा है, बीच में 2 मशीन खराब हो जाती है, उसको साइड में करते हैं कि नहीं करते हैं। जिस दिन वोट डालते हैं उसमें बोलते हैं कि मशीन खराब हो गई, 1 घंटा 2 घंटा मशीन चलता नहीं। मशीन खराब हुआ कि नहीं हुआ? तो खराब अगर हो सकता है, इसको खराब करवाया भी जा सकता है। ऐसा कोई मशीन नहीं है जो अपने आप खराब हो सकता है लेकिन उसको खराब करवाया नहीं जा सकता। तो इसलिए आज पोस्टल का मामला इतना महत्वपूर्ण, वहां पे एक बात छेड़ी गई है,
तो मुझे तो लगता है इलेक्शन कमीशन को इस पर ईमानदारी से अपना जो जिम्मेवारी है निभानी चाहिए। नहीं तो कल को जाके खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट से दोबारा एक फटकारा आए। एक बार तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो आ ही चुका है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार हम ये कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, और मैं देश की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक संतुलन ला पाए। बहुत लोग कहते हैं कि विपक्षी दल इस संख्या के साथ क्यों खुश है, सरकार तो बना नहीं पाए। क्या क्या नहीं किया इस सरकार ने, हमारे अकाउंट फ्रीज किए, विभिन्न इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला, हमें मीटिंग्स के परमिशन नहीं मिलते, पैसा उन्होंने पिछले 3-4 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कितना बटोरा ये भाजपा ने, मीडिया किस प्रकार से बस एक पक्ष ले रहा था, इसके पश्चात भी हम यहां तक पहुंचे। मुझे लगता है ये हमारी जीत है। इतना कुछ, इतने अस्त्र उनके पास थे भाजपा के पास, क्या नहीं था। जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, टीवी के एंकर्स वही बोलते थे। इसके पश्चात भी लोगों ने ना उनके मंगलसूत्र, ना उनके मटन, ना उनके ये भैंसों के बातों पर विश्वास रख के लोगों ने अपनी जो जिम्मेवारी है भारत के लोकतंत्र को बचाना भी यूज किया। उन्होंने मैं लोगों का तो आभार प्रकट करता हूं कि बांसवाड़ा के लोगों ने भी दिखाया कि नकारात्मक राजनीति जीत नहीं सकती। अयोध्या के लोगों ने भी दिखाया कि धर्म पे नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। और असम के लोगों ने भी 2 बड़ी हस्तियों को इस निर्वाचन में हराया। एक धुबरी में मौलाना अजमल साहब जो एक सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, और जोरहाट में हिमंत बिश्व शर्मा जी जो खुद प्रचार में 1 महीने उन्होंने वहां पे समय दिया, लेकिन तभी भी हार का सामना करना पड़ा। जी पहले थोड़ा सा आना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन की जो आप बात कर रहे थे। अब चूंकि सदन के अंदर आप लोगों की संख्या भी मजबूत है और युवा शक्ति भी है, अच्छे बोलने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी सदन शुरू हो तो फिर हम लोग भी उस पर चर्चा और करेंगे। अब कितनी, क्योंकि इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं, चुनाव आयोग अगर सब कुछ अपने हिसाब से करना होता तो करता, लेकिन अभी तक कर नहीं रहा है। आप देख रहे हैं, आप बता रहे हैं, चाहे मोदी जी की बात हो, चाहे मीडिया की बात हो, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, ऐसी मशीनरी जितनी भी हैं वो आपके साथ नजर नहीं आई। अब जरा बताइए कि आगे, जबकि आपकी शक्ति है, ताकत है, आगे कैसे करेंगे, क्या प्लानिंग है? देखिए, सदन होती है कि एक सरकार लोगों के प्रति जिम्मेवार हो। भाजपा बार बार ये कहती है कि चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। जिस चर्चा का कोई परिणाम ना हो, जिस मुद्दे पर सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं जताती हो, जिस मुद्दे पर सरकार लोगों को स्पष्टीकरण नहीं देती, तो इसे कहते हैं कि सदन नहीं चल रहा। तो हमारा ये मांग रहेगा कि सरकार अपनी जिम्मेवारी दिखाए। कौन से मुद्दे पर जिम्मेवारी दिखाए? नीट के परीक्षा पर, जहां पर 24 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार में है। क्यों वो काउंसलिंग को लेकर इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं? जो घोटाला हुआ है नीट को लेकर, उस पर एक जांच हो। आज तो सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार आ गई, लेकिन यह बात शिक्षा मंत्री ने कबूल नहीं किया था। पहले प्रेस वार्तालाप में उन्होंने क्या कहा था कि कुछ हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी आज परीक्षा पे चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, नीट पर चुप है। दूसरी बात जो हम सदन में उठाएंगे वो मणिपुर की बात है। आज आरएसएस मोहन भागवत जी ने मणिपुर की बात उठाई, लेकिन आज से 7-8 महीने पहले आरएसएस के मोहन भागवत जी ने भाजपा को क्लीन चिट दी थी। आज निर्वाचन में हार हुई तो मणिपुर याद आया, लेकिन मणिपुर जो इतने महीनों से जल रहा है तब मणिपुर की याद नहीं आई। आज केंद्रीय गृह मंत्री मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन इतने समय से जो वहां पे हिंसा हो रहा है तब तो मीटिंग बुलाया नहीं। तो हम मणिपुर की बात हम रखेंगे, हम नीट की बात रखेंगे। अग्निवीर जो आज हमारे भारतीय सीमा और सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ है, उसके विरोध में लोगों का जो अधिकार है जाति जनगणना, उसके हम पक्ष में रखेंगे। लेकिन ये बात हम रखेंगे, जोर से रखेंगे। पर मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना रवैया नहीं बदलने वाले। सदन के बाहर अपनी बात रखेंगे, सदन के अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे। सदन के बाहर हमको वो मार्गदर्शन देंगे कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन खुद सदन के अंदर इन सारे मुद्दों पर लोगों का सवाल का उत्तर देने के लिए सदन में नहीं आएंगे। जैसे पहले का रवैया था वैसे आज भी हो। जब ये रवैये की आप बात कर रहे हैं तो ज़रा स्पीकर के पोस्ट और उस नाम की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की बात खूब हो रही है।
और ये सुनने में आ रहा है कि बीजेपी इस पद को अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन क्या रुख अपनाएगा? और ये भी सुनने में आया, आपके इंडिया गठबंधन के ही कुछ नेता जैसे संजय राउत हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, इन लोगों ने कहा है कि अगर टीडीपी या जेडीयू अपने कैंडिडेट को लेके आते हैं तो हम समर्थन देंगे। क्या इसमें कोई राय एक बनी है, सहमति बनी है? पहला सवाल। दूसरा ये कि अगर ऐसा नहीं होता है और सब कुछ उधर उसी हिसाब से जैसे अभी तक नरेंद्र मोदी करते आए हैं वैसे ही होता है, तो फिर आगे क्या रुख आपका? क्या डिप्टी स्पीकर पद के लिए भी आप लोग खड़े होने, मतलब अपने कैंडिडेट को लेके आएंगे? देखिए, जहां तक स्पीकर का मामला है, इंडिया अलायंस की सामूहिक निर्णय का मामला है, वो कांग्रेस पार्टी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श कर इंडिया अलायंस का पक्ष रखेंगे। यहाँ पे निश्चय ही विभिन्न दलों के नेता अपने पक्ष रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम अपना राय सभी दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद आदरणीय खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी के साथ हम ये बात चर्चा के पक्ष में रखकर ये निर्णय लेंगे। जो अध्यक्ष की बात आपने कही, ये पहले भी होना चाहिए था। पिछले सत्र में बहुत अफसोस की बात है कि पिछले पूरे जो 17वीं लोकसभा थी उसमें डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखा, जबकि हमेशा ये एक कन्वेंशन होता है, एक नीति बनती है कि अगर सत्ता पक्ष लोकसभा अध्यक्ष का पद पर अपनी एक प्रतिनिधि को रखेंगे तो विपक्ष को उपाध्यक्ष के पद पर अपने प्रतिनिधि रखने का ऐसा एक अपॉर्चुनिटी उनको देंगे, सुविधा ये देंगे, पर उन्होंने नहीं किया। तो मुझे बार बार लगता है, आज भी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गठबंधन हुआ है, मंत्रिमंडल का गठबंधन हुआ है, वही रक्षा मंत्री, वही वित्त मंत्री, वही विदेश मंत्री, वही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वही हम देख रहे हैं कि टीडीपी को भी सहयोगी दल को जो सिविल एविएशन का विभाग उनको 2014 में मिला, वही विभाग वो दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी का रवैया वैसे ही रहने वाला है। वो अपने सहयोगी दल को 1 साल 1.5 साल के बाद तोड़ने मरोड़ने का काम करेंगे, और शायद इसीलिए आदित्य ठाकरे जी हो, संजय राउत जी हो, प्रियंका चतुर्वेदी जी हो, सभी ने वो देखा है, उस खेल को करीबी से देखा है, और इसीलिए सभी टीडीपी को सतर्क करना चाहते हैं कि अगर अपने दल को बचाना है तो ये अध्यक्ष पद के को आप अपने दल में लेके आए। तो ये उन्होंने देखा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर बार बार बीजेपी चाहे जितना भी कोशिश करे, आज इंडिया अलायंस के पास वो संख्या है कि कोई भी असंवैधानिक काम भाजपा पहले की जैसा इतनी आसानी से नहीं कर पाएगी। लेकिन ये भी आपकी तरफ से कहा जाता है, इंडिया गठबंधन की तरफ से, कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी तो क्या इंडिया गठबंधन उसके लिए आज की तारीख में कुछ कर रहा है? क्या इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति तैयार कर रहा है कि कैसे अपनी सरकार बनाई जाए? क्या आप ये कहेंगे कि 5 साल ये सरकार नहीं चलेगी और इंडिया गठबंधन सत्ता पर काबिज होगा? देखिए, कांग्रेस का पक्ष में मैं रखना चाहूँगा। कांग्रेस ने आज से 2 साल पहले जब ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम चलाई, तो उस मुहिम का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। आज भी हमें देश में बहुत से जगहों में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब दूसरा जो यात्रा निकली तो उसमें जाति जनगणना की हमने बात रखी, सामाजिक न्याय की बात रखी, वो आज भी उतना ही मायने हमारे लिए रखता है। आज जब निर्वाचन हुआ तो निर्वाचन में हमने बात रखी कि विभिन्न जो हमारी बेरोजगारी, महंगाई, इस पर हमें ठोस कुछ कदम उठाना है। और राजस्थान में जैसे हमने चिरंजीवी का एक स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत ही दूरदर्शी एक स्कीम हमने निकाला, उस प्रकार से आज देश की वो जरूरत है। अग्निवीर की हमने बात की, और निर्वाचन के बाद हमने नीट की बात की। कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ सत्ता के लिए हम राजनीति नहीं कर रहे, ना कांग्रेस पार्टी कर रही है, ना राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो आज भी उसी उद्देश्य के साथ कि लोकतंत्र को और मजबूत करना है, संविधान को बचाना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो घमंड जो अभी तक आसमान में है उनको थोड़ा नीचे लाना है, और विपक्षी दल के नाते हम अपना जो हमारी लोगों के प्रति जो जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, उसको निभाना है। जब परिस्थितियां आने वाले समय में बदलेगी तो उन परिस्थितियों के अनुसार हम अपना कदम रखेंगे,
लेकिन आज क्या होगा क्या नहीं होगा, काल्पनिक बातों से ज्यादा मुझे लगता है जो ठोस जो हमारे मुद्दे हैं लोगों के सामने, उन मुद्दों को आने वाले सत्र में हमें रखने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही है, राहुल गांधी को कहा गया है कि आप नेता प्रतिपक्ष बनिए। CWC की बैठक से जो खबर निकल के आई उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चर्चा ये चल रही है कि राहुल जी अगर नहीं तो गौरव गोगोई जी, कितना दम है इसमें? देखिए, राहुल गांधी जी ने आज जो ये 2 महीने में जो निर्वाचन, जो जिससे पहले लोग कहते थे कि मोदी जी के 400 पार हो जाएंगे और आज वो मेजॉरिटी तक नहीं ला पाए, उसमें राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी भूमिका रही। क्योंकि संविधान और लोकतंत्र इन 2 मूल मुद्दे हैं जिसके लोगों के मन में एक सतर्कता उत्पन्न की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पूरे कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा आई। वो पहली यात्रा इतनी सफल रही, इतनी ऐतिहासिक वो यात्रा थी कि हमने उनसे दोबारा गुजारिश की अब एक और यात्रा करें, और उन्होंने किया। जिस समय पूरी मीडिया मोदी जी को अयोध्या में दिखा रही थी, वहीं पर राहुल गांधी जी ने यूपी के वास्तविक विषयों को उठाया, बेरोजगारी, महंगाई, और उसी का नतीजा आज हमने देखा कि यूपी में आज लोगों ने राहुल गांधी जी को लगभग 3.5 लाख वोट से जिताया, और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी को 1.5 लाख में वो के वहां तक सीमित हो गए। तो इसीलिए आज राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे उचित उम्मीदवार हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो ये बड़ी संख्या है, इस पूरे जन्म से आज तक इंडिया अलायंस के गठबंधन में राहुल गांधी जी ने अहम भूमिका निभाई। तो हमारी तो अंतिम समय तक यही अपेक्षा रहेगी कि वो हमारी गुजारिश को माने और जो भी उनकी अंतिम निर्णय होगी उसको हम कबूल करेंगे। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों हमने भी कवर किया, और मैं भी मणिपुर से लगातार, हमारी टीम आपके असम में भी थी, तो हम लोगों ने कवर किया पूरा। और एक बहुत ही शानदार, मतलब ये कहा जाए कि जन नेता को रहना चाहिए सड़क पे, और वो दिखाई देता था। ये तो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उसी चीज को मैं यहाँ पे एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि उनके छवि को बदनाम करने के लिए मीडिया के लोगों ने, भाजपा के समर्थकों ने, भाजपा के साथ जुड़ी हुई जो उनकी मशीनरी है, उनके छवि को बदनाम करने में जितना पैसा उन्होंने खर्च किया, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी एक समय सदस्य भी नहीं थे लोकसभा के, उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा। उसके बावजूद भी, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, चाहे परमिशन मिले या ना मिले, उन्होंने 2 यात्रा जो निकाली, दक्षिण से उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक, ये ऐतिहासिक जो उनका मनोबल है, उसका ये कि मनोबल की इतनी जो ताकत है उसको दर्शाता है। तो लेकिन आज भी अफसोस की बात यह है कि मीडिया में जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, टेलीविजन मीडिया में जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको सम्मान नहीं दिया जाता, क्योंकि ये पूरा टेलीविजन मीडिया का जो इकोसिस्टम है वो प्रधानमंत्री के इशारों पे चलता है। लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि आप जैसे आधुनिक बहुत नई मीडिया आई है, और ये नई मीडिया आज वास्तविक में जो पत्रकार का एक जो भूमिका रहती है कि सच्चाई को दिखाना, उसके कारण आज लोग राहुल गांधी जी को वास्तविक रूप से देख पा रहे हैं कि राहुल जी को पुरानी दिल्ली में जाकर खाने का बड़ा शौक है, देख पा रहे हैं कि राहुल जी कभी कभी मजाक में चुटकुले सुनाने का भी बहुत शौक है, देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी जी जब बच्चों से मिलते हैं तो किस तरीके से मिलते हैं, देख पा रहे हैं कि राहुल जी चाहे किसान हो, मैकेनिक हो, कैसे उनसे मिल जाते हैं, और ये ईमानदारी से, ये ढोंग नहीं, ये कोई नाटक नहीं, उनकी जानने की इच्छा है। चाहे वो आज़ादपुर के सब्जी मंडी का एक व्यक्ति क्यों ना हो, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र या प्रोफेसर क्यों ना हो, राहुल गांधी जी हमेशा देश का पक्ष रखते हैं। तो ये एक सच्चाई आज लोगों तक पहुंच रही है, जिसमें मुझे लगता है कि आधुनिक मीडिया, नई मीडिया ने बहुत इसमें एक अहम भूमिका निभाई है। वायनाड छोड़ना राहुल गांधी का और रायबरेली रखना, क्या रणनीति रही इसके पीछे? क्या राहुल गांधी अब या कांग्रेस पार्टी अब और ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर करना चाहती है? क्या कुछ है इसके पीछे? देखिए, राहुल गांधी जी के मन में जो दुविधा रही होगी उसको मैं समझ सकता हूँ। जब 2 क्षेत्रों से प्यार मिला, वायनाड से आपको प्यार मिला,
रायबरेली से आपको ऐतिहासिक प्यार मिला। पिछले निर्वाचन की तुलना में रायबरेली में वोट प्रतिशत बढ़ा है कांग्रेस के पक्ष में। जैसे कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री सिर्फ 1.5 लाख वोट के मार्जिन से निकल आए और वहीं पर राहुल गांधी जी ने लगभग 3.5 लाख वोट के मार्जिन से वो निकल आए। तो निश्चय ही उनके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि दोनों के प्रति वो अपना कर्तव्य एक प्रतिनिधि के हिसाब से, एक परिवार के सदस्य के हिसाब से वो कैसे निभाए। और मुझे लगता है कि बहुत उचित उन्होंने ये निर्णय लिया कि आदरणीय प्रियंका जी को उन्होंने वायनाड में काम करने के लिए एक जगह बनाई और खुद रायबरेली में उन्होंने रखा। निश्चय वायनाड के लोग भी थोड़ा बहुत दुखी होंगे कि राहुल गांधी जी अब उनके पक्ष में नहीं आएंगे, लेकिन प्रियंका गांधी जी के आने से वायनाड में, केरल में एक नई ऊर्जा आई है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हर जगह काम करने की ज़रूरत है। जहां पर हमारा परिणाम अच्छा हुआ वहां पर भी काम करने की ज़रूरत है। हरियाणा में हमारे परिणाम अच्छा हुआ, महाराष्ट्र में हमारा परिणाम अच्छा हुआ, अब दोनों राज्यों में निर्वाचन है तो वहां पर भी हमको काम करना है। यूपी में 2027 में निर्वाचन है, तो इसलिए आज से ही हमें काम करना है। तो मुझे लगता है कि चाहे यूपी हो, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो या पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो या राजस्थान हो, सब जगह ये जो गति हमने पकड़ी है उस गति को बरकरार रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। ये बताइए गौरव जी कि हिमंता बिस्वा शर्मा काफ़ी मुखर रहते हैं, काफ़ी अग्रेसिवली आपके ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर हमला करते हैं। नफरत की एक राजनीति उनके साउंड करती है जब वो बात करते हैं। क्या कारण रहा कि वो सब होने के बाद भी असम में आप लोगों, इस बार भी आप लोगों को मात्र 3 सीटें ही मिली? देखिए, यहाँ इस निर्वाचन में लोगों ने नफरत को हराया है और मोहब्बत को जिताया है। अयोध्या के लोगों ने नफरत को हराया है। राजस्थान बांसवाड़ा में जहाँ पे मोदी जी गए और बहुत ही जहरीला भाषण उन्होंने वहाँ पे दिया, बांसवाड़ा में लोगों ने नफरत को हराया। धुबरी में मौलाना अजमल साहब जो हिमंता बिस्वा शर्मा जी के काफ़ी करीब है और दोनों के बीच में जय वीरू जैसा एक रिश्ता है, आज दोनों को, जय को भी हराया, वीरू को भी हराया। धुबरी में एक सांप्रदायिक राजनीति और जो नफरत पैदा करने वाली राजनीति उसको हराया। और जैसे कि मैंने कहा, मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं जोरहाट में आकर भाजपा का नेतृत्व उन्होंने लिया। उसके पश्चात भी लगभग 1.5 लाख वोट से भाजपा को हारना पड़ा। उत्तर पूर्वांचल में भी आज भाजपा की नफरत की राजनीति पहले जैसे सशक्त नहीं है, उनकी सीटों की संख्या कमी है। मणिपुर में 2 सीट थी, दोनों वो हारे। नागालैंड में एनडीए की सीट थी, नागालैंड वो हारे। मेघालय में एनडीए का 1 सीट था, वो भी वो हारे। तो इसीलिए ये जो उनका अब ये शुरुआत हो गया है, लोग अब समझ चुके हैं कि ये जो हमारी बेरोजगारी की जो समस्या है, जो हमारी महंगाई की जो समस्या है, शांति और अमन की जो समस्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या है, अब नफरत की राजनीति से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएगा। और इसीलिए आज भारत की आवाम ने, जनता ने अपने भविष्य का नेतृत्व स्वयं लेकर आज ऐसा उन्होंने मतदान दिया है। और मुझे लगता है कि आज से 2 वर्ष बाद जो असम में जो चुनाव होगा, ये लोकसभा चुनावों का नतीजा, जो नतीजे आए हैं, इनकी गूंज आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में सुनाई देगी, वहां सुनाई देगी। लेकिन उससे पहले अभी 4 राज्यों के चुनाव है जिसका अभी जिक्र कर रहे थे आप। महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होना है और झारखंड है। ये 4 राज्य इसी साल होने हैं, उसकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, आपने देखा महाराष्ट्र में कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर निकली। हरियाणा में हमने बहुत अच्छा वहाँ पे परिणाम दिया है। तो मुझे लगता है कि जो हमने इस एक मंथन करने की ज़रूरत है कि ये जो अभी निर्वाचन हुए, अगर इसमें हमें और अच्छे परिणाम लाने होते तो क्या करने की आवश्यकता थी। जहाँ जहाँ हमें वोट कम पड़े, क्यों कम पड़े, उसको भी लेकर हमको मंथन करने की ज़रूरत है। और यहीं पर आदरणीय खड़गे जी की नेतृत्व और उनका जो राजनीतिक अनुभव रहा है, हमें बहुत मदद मिली है। क्योंकि पिछले साल उन्होंने हर राज्य के, हर प्रदेश के जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, सभी को दिल्ली में बुलाकर
हमें मार्गदर्शन दिया, हमारे साथ हमारी संगठन की विश्लेषण हमारे साथ मिलकर उन्होंने किया, और उससे हमें बहुत ताकत मिली। और मुझे लगता है कि अभी जो उन्होंने चुनाव की तैयारी की जो प्रक्रिया शुरू की है, 24 जून से विभिन्न राज्यों की चारों राज्यों के नेताओं को दिल्ली में बुलाया गया है। आदरणीय खड़गे जी दोबारा मार्गदर्शन देंगे, और मुझे लगता है कि हम आने वाले इन चारों राज्यों में हमारा नतीजा अच्छा होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड में हमारी सरकार होना निश्चित है। अभी आप कह रहे थे दो मुख्य मुद्दे, संविधान और न्याय की बात आप कर रहे थे। ये दोनों मुद्दे कैसे आए, जरा ये समझना जरूरी है, हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे। क्योंकि मुख्य मुद्दे की अगर बात मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे संविधान बचाओ सबसे बड़ा मुद्दा था, शायद आप कहेंगे न्याय दिलाना जनता को ये बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन ये मुद्दे, आपका जो मैनिफेस्टो था उसको काफ़ी लोगों ने, शायद 80 लाख डाउनलोड किए गए और नरेंद्र मोदी उसका प्रचार करते हुए नजर आए। तो ये जो मुद्दे हैं और ये जन जन तक पहुंचाना बहुत ही मजबूती के साथ, नो डाउट कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस चुनाव को लड़ा है। ये मुद्दे अब चूंकि अभी आप सत्ता पर काबिज नहीं हैं, विपक्ष में हैं, कैसे अभी, क्योंकि कई लोग तो हैं जो वोट आपको दिए हैं, वो चाहेंगे कि नहीं हमको उसी ढंग से ट्रीट किया जाए, और कई ऐसे सवाल और भी खड़े होते हैं। संविधान की रक्षा की बात आती है, आईपीसी के तीनों जो वो हैं बदल दिए गए हैं और 1 तारीख से अब लागू होने जा रहा है, 1 जुलाई से। इन सब पे जन जन में, इस आवाम में, देश में एक चिंता है गौरव जी, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, हम चाहेंगे कि जो भी हमारे लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं वो निष्पक्ष काम करे, तभी जाके संविधान सुरक्षित रहेगा। संविधान के अनुसार अगर कानून बने तो सदन वास्तविक में एक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ रहेगा। लेकिन अगर पहले के जैसे बिना विचार विमर्श किए हुए कृषि के काले कानून बुलडोज किए जाएंगे तो ये सदन की अवहेलना होती है, संविधान की अवहेलना होती है और लोकतंत्र कमजोर होता है। तो हमारा पहला ये काम ये है कि वापस हमें अपनी सदन की गरिमा पहले के जैसे उन ऊंचाई तक लेके जाना है। और इसलिए विपक्षी दल की एकता, विपक्षी दलों जो हम किस प्रकार से लोगों के अधिकारों की रक्षा करें और लोगों के मुद्दे उठाएं सदन के अंदर, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग वही देखेंगे कि आने वाले समय में सदन में ये जो बड़ी तादाद में इंडिया अलायंस अपनी संख्या के साथ आई है, किस प्रकार से वो संविधान की सुरक्षा और संविधान का सम्मान रखते हैं सदन के अंदर। दूसरी बात यह है, जो विभिन्न जो ये बॉडीज हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, कहीं ना कहीं हमें इस पर गौर करना है कि इन अनुष्ठानों को हम भाजपा के अंग नहीं, ये लोकतंत्र का अंग है। ये भाजपा के सेवक नहीं, भारत के जनता के सेवक है। ये एक माहौल हम कैसे बनाएं, किस प्रकार का एक ढांचा हम बनाएं, इसको भी लेकर हमें गौर करने की जरूरत है। ये दो मुझे लगता है अहम मुद्दे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब विपक्ष ऐसे माहौल में ताकतवर होता है तो लोकतंत्र एक संतुलन में आ जाता है, और लोकतंत्र जब संतुलन में आ जाता है तो भाजपा का डर और ये जो उनका बाहुबली का राजनीति है उसका प्रभाव कम हो जाता है, जिससे कि चाहे पत्रकार हो, चाहे विभिन्न सरकारी बड़े बड़े अफसर हो, वो थोड़ा निडर होकर काम कर सकते हैं। तो ये हमने किया है कि भाजपा का जो एक डर था, जो एक खौफ था, जो उनकी बाहुबली की जो एक छवि थी, उसको हमने खत्म कर दिया है। अब लोग, भारत के लोग, विभिन्न समाज के विभिन्न वर्ग निडर होकर अपनी आवाज बुलंदी से रख पाएंगे, जिससे कि लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रह सकता है। जी, अभी आप मोदी जी की बात कर रहे थे कि पिछली बार की जिस ढंग से उनका जो कैबिनेट था, उसी कैबिनेट का विस्तार उन्होंने किया है, वही सारे पोस्ट दिए हैं। क्या ये उस डर को भी पैदा करता है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और आप एक ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब हम मजबूती के साथ आ गए हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जिस राह पे अभी तीसरे टर्म में आई है, और जो मंत्री पद उन्होंने दिया है, पोर्टफोलियो बांटा है, क्या उस डर को बरकरार रखने के लिए ये सब है? इसको कैसे देखा जाए? नहीं, बेशक, मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का रवैया बदलने नहीं वाला। वो आज भी सदन में अनुपस्थित रहेंगे,
आज भी सामाजिक मुद्दों को दबाने की कोशिश करेंगे। नीट का मामला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मणिपुर पे कोई बात रखी नहीं। रेलवे ऐसे हादसे होते जा रहे हैं, पिछले 4-5 साल से रेलवे की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। रेल आज 8 घंटा 9 घंटा लेट चल रहा है, कोई उसकी बात नहीं। प्लेन से कोई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति जा ही नहीं सकता, 15,000 की टिकटें हैं आज तक। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का रवैया तो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। अब हमारे पास हमें ये समझना चाहिए कि हमारा काम अधूरा है। हम अपने लक्ष्य तक करीब निश्चय ही गए हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे नहीं हैं। और इसीलिए चाहे मैं राहुल गांधी जी की बातें सुनता हूं या आदरणीय खड़गे जी की बात सुनता हूं, कोई चैन से बैठा नहीं। हम आज भी उतना ही सतर्क हैं जितना पहले थे। आज भी हमारा लक्ष्य वही है, संविधान और लोकतंत्र। आप बार बार हमसे पूछा जाता है सत्ता कैसे बनाएंगे, सरकार कैसे बनाएंगे, नहीं, लक्ष्य जो है लोकतंत्र को बरकरार रखना। आज भी हमें अपना लक्ष्य याद है। लक्ष्य के और करीब कैसे जा पाए राजनीतिक रूप से, निर्वाचन के माध्यम से, आज भी वो हमें याद है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को बार बार ये याद दिला रहे हैं कि हमने एक कदम निश्चय ही लिया है, लेकिन आराम से बैठने का समय आज अभी तक नहीं आया है। चैन से नहीं बैठ सकते। हमें बल मिला है, लेकिन इस बल से हमें अपने लिए और स्वतंत्रता लानी है। इस बल से हमें संविधान का सुरक्षा कवच और सशक्त करने की जरूरत है। संसद आप जाएंगे, लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि अब वो गांधी जी वहाँ नहीं हैं, अंबेडकर साहब, बाबा साहब वहाँ नहीं हैं, अब प्रेरणा स्थल बना दिया गया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, वो क्या उचित नहीं होता कि सदन को लेकर, सदन के निर्माण को लेकर सरकार विभिन्न विपक्षी दलों के साथ विचार विमर्श करे? क्या सदन सिर्फ उनका ही है? क्या हमारी राय लेना उचित नहीं समझते? क्या यह पारदर्शी नहीं होना चाहिए? क्योंकि सदन वास्तविक में किसी एक विशेष दल का भी नहीं। एक सरकार तो 5 साल तक ही रहती है, इसके बाद सदन रहेगा। तो यह सदन देश का है। क्या देश को नहीं बताना चाहिए था कि इस प्रकार के वो सदन के नक्शे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसीलिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये सदन, जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी इसको मंदिर नहीं, अपना राज दरबार समझते हैं। इतना कुछ हो गया है, इतनी सीटें उनके कम हो गई है। यूपी में उनके दल का शर्मनाक आज नतीजा उनको मिले हैं। इसके पश्चात भी घमंड में कोई बदलाव नहीं। तो हम जानते हैं ऐसा होगा, हम काम करते रहेंगे और सदन की गरिमा एक ना एक दिन हम वापस, जो हमारी ऊंचाई है, जिस परंपरा को लेकर पूरी दुनिया भारत की वाहवाह करती है कि लोकतंत्र कितनी सशक्त है, उस ऊंचाई तक हम लेके जाएंगे। संघर्ष करना और जरूरी है। मामला उठाएंगे सदन में, ये मामला उठाएंगे सदन में? बेशक, मैं तो चाहता हूं कि सदन के किसी भी राय को लेकर, नक्शे को लेकर, निर्माण को लेकर विभिन्न दलों के बीच में बातचीत हो, एक कमेटी बने। जब कमेटी बन सकती है शिक्षा के मामले पर, तो सदन किस प्रकार से उसका निर्माण होना चाहिए, क्या नए नए क्या अभाव हैं, क्या उसमें खामियां हैं, कैसे पूरा किया जा सकता है, उसको लेकर एक कमेटी क्यों नहीं बनाते जिसमें सारे दल के नेता उसमें एकजुट हो। पिछले सत्र में भी यही देखा कि सदन की सुरक्षा में कितनी लापरवाही हुई। सदन के अंदर लोग छलांग मार के आए। जब हमने उस पर जवाब मांगा तो हमको ही निलंबित कर दिया, लगभग 150 सांसदों को निलंबित कर दिया। तो इन्होंने, भाजपा ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में सदन की इतनी अवहेलना की है, शायद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की होगी। अब ये उम्मीद हम रखें कि सदन में आप लोग एक सशक्त विपक्ष, जो आप कह रहे हैं, चूंकि ऑलरेडी पहुंच चुका है, सशक्त विपक्ष है, और ये जो बातें आप रख रहे हैं कि इतनी अवहेलना हुई है पिछले 10 साल में, उस पर अब एक लगाम लगाने की कोशिश होगी। बिल्कुल होगी। ये बात तो मैंने पिछले सत्र में भी उठाई थी कि यह सदन नहीं, राज दरबार है।
जहां पे राजा जब आता है तो उसकी जय जयकार होती है, जहां पर सांसदों पर जब हमला होता है तो हमको जवाब मिलता नहीं कि कैसे हुआ, कहां लापरवाही हुई। भारत के इतिहास में, मैं कहता हूं दुनिया के इतिहास में, ऐसा कोई सदन नहीं है जहां पर एक ही दिन में लगभग 150 सांसदों को निलंबित किया हो, लेकिन वो हुआ। आधुनिक भारत में हुआ, 21वीं सदी में हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए हुआ। ऐसा सत्र नहीं रहा जहां पे डिप्यूटी स्पीकर का पद खाली हो, पर खाली रहा इस बार पिछले सत्र में जी। तो उन्होंने बहुत हमारी सदन की गरिमा को बहुत चोट पहुंचाई है, और इसलिए हमें बहुत करने की आवश्यकता है। सिर्फ एक निर्वाचन के निर्णय से हमारा काम संपूर्ण हुआ ये हम नहीं समझ सकते। जो घाव इन्होंने समाज पर लगाए हैं, जो घाव इन्होंने लोकतंत्र पर लगाया है, उस घाव पर मरहम लगाना है। लोगों के बीच में वापस अमन, चैन, भाईचारा का वातावरण जीवित करना है, तो बहुत और चलना है, बहुत और काम करना है। घाव की आप बात कर रहे हैं, और इस चर्चा की शुरुआत मैंने की थी मणिपुर से। आपने बीच में मणिपुर का जिक्र भी किया, और मैं मणिपुर से ही आपको इंट्रोड्यूस भी कर रहा था। मणिपुर में अब आपके 2 सांसद हैं। वहाँ चूंकि पर्सनली मैं भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कवर करने गया था, तो रह के आया हूँ, 3 दिन तो लगातार था ही नागालैंड, मणिपुर अप एंड डाउन करते हुए। लोगों से बहुत बातचीत भी की, और फिर उस सेंटर में जहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ भी गया। अब चूंकि 2 सांसद हैं आपके, और वहाँ शांति बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही? कुछ सरकार का काम अपना वो कर रही है, उस पर आप लोग अपनी तरफ से जो भी प्रहार करना है कर रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस अब इन 2 सांसदों के द्वारा मणिपुर की वास्तविक सच्चाई सदन के अंदर देश के सामने रख पाएगी। जब मणिपुर पर हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा तो भाजपा ने अपने मणिपुर के 2 सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया, चुप बैठाया गया उनको। जिस चर्चा को लेकर पूरा देश चिंतित था, उसी चर्चा में भाजपा ने अपने 2 सांसदों को चुप बैठाए रखा, और उनके मुंह पर काला पट्टी उन्होंने बांध दिया, और वो कभी भी मणिपुर की बात नहीं रख पाए। आज मणिपुर की जो वेदना है, उनके दिल में जो जख्म है, जो आज भी बच्चे आज क्लास नहीं कर पा रहे, परिवार बटे हैं, हिंसा हो रहा है, सच्चाई वो रख पाएंगे। और सरकार से जवाबदेही, चाहे वो प्रश्नकाल में हो, चाहे वो चर्चा में हो, प्रधानमंत्री जी से हो या रक्षा मंत्री से हो, वो पूछने का अधिकार जो मणिपुर के प्रजा के पास था, आज अपने 2 सांसदों के द्वारा उनको वो अधिकार मिलेगा। तो सदन के बाहर तो हम मणिपुर की आवाज बार बार रखते हैं। राहुल गांधी जी 1 बार नहीं 2 बार गए, प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए, इटली होके आ गए, पोप से मिलके आ गए। मणिपुर में कितने चर्चों का नुकसान हुआ कभी उसका भी ब्यौरा बोले। मणिपुर जाएं, ये अहंकार रवैया छोड़ें, हमदर्दी दिखाएं, वहां पे जाएं। गृह मंत्री यहां मीटिंग लेने के बजाय वहां पर वास्तविक स्थिति को समझे, सरकार को बर्खास्त करे जिस सरकार के नेतृत्व में आज भी वहां पे असमंजस बना हुआ है। तो बहुत सी चीजें हम अपने सांसदों के द्वारा, दल के नेतृत्व के द्वारा और हमारे दल के कार्यक्रम के द्वारा हम मणिपुर की हक की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे। इंसिस्ट करेंगे मोदी जी को कि जाएं वहां, जो भी आप कह रहे हैं बेशक जाए, क्योंकि राजनीति में जब समाज के बीच में या किसी भी समाज के बीच में जब दरार पैदा होता है, तो उस दरार को मरहम लगाने के लिए हम एक बंद कमरे में मीटिंग, सरकारी अफसरों के साथ मीटिंग करके मरहम नहीं लगा सकते। जब स्वतंत्रता संग्राम में जब हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में जब विभिन्न दरार पैदा होती थी, तो गांधी जी स्वयं वहां पे जाते थे, अपना जो यात्रा था उसको भंग करते हुए जहां जहां पर आग लगती थी वो उस आग को दबाने की कोशिश करते थे। वही काम प्रियंका गांधी जी करती है। जब किसी महिला पर अत्याचार हो, चाहे हथरस हो, उन्नाव हो, वहां जाते हैं।
वही काम राहुल गांधी जी ने किया कि मणिपुर वो गए। वो काम देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे? यह सवाल का जवाब हमें कब मिलेगा कि किस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे। उनके जाने से वहां की स्थिति में बदलाव होगा, हम कह रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर वो सबको साथ ले जाना चाहते तो सब जाने के लिए तैयार हैं। आज भी वो मुझे बताएं कि वो मणिपुर के कितने समुदाय से मिले। तो आज भी मेरे मन में प्रश्न है कि सारे मीटिंग क्या गृह मंत्री अमित शाह जी ले रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी भी खुद कोई मीटिंग ले रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं? मुझे तो उस पर भी प्रश्न होता है कभी मन में। ये प्रश्न सवाल उठ भी क्यों रहे हैं कि देश के कोने में आज लोग बेघर हैं, 60,000 लोग बेघर हो गए हैं, 100 से ज्यादा लोग मृत्यु हुई है, और प्रधानमंत्री का ये रवैया है जी। ये सवाल कौन पूछेगा प्रधानमंत्री मोदी जी से? तो मैं चाहूंगा कि मणिपुर में शांति आए, क्योंकि मैंने देखा है असम में कि राजनीति से कैसे लोग एकजुट हो सकते हैं, और वही दुख होता है कि राजनीति से लोग एकजुट हो सकते हैं। आज राजनीतिक कारणों से मणिपुर में आग आज भी जल रहा है और उसको बुझाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। जी, ये दुखद है, और आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था वो बहुत एक कहें तो एक मील का पत्थर साबित हुआ, और लोगों ने इसको काफ़ी सराहा था। तो एक जो आपका नाम है गौरव, तो गौरव गोगोई जी, आप इस लोकतंत्र के गौरव को, इस देश के गौरव को और अपनी पार्टी के गौरव को बरकरार रखिए, आगे बढ़ाइए, ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं गौरव जी कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी आप देख रहे थे, गौरव गोगोई 3 बार के सांसद हैं और तेज तर्रार नेता, युवा सांसद, और युवाओं की टोली इस बार बहुत है सदन के अंदर, और इंडिया गठबंधन इस बार हल्ला बोलने वाला है, ये तय मानिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।